हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी जेल वार्डन और फायरमैन के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और 41 से लेकर 80 तक नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस टेस्ट में हम कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 41 से लेकर 80 तक आप जो है नंबर को नोट कीजिए और जैसे ही आप क्वेश्चन सुनेंगे उसके बाद आपको अपने मन में आंसर सोचना है, ठीक है? अगर आपका सही निकलता है तो उस नंबर के सामने आप राइट का टिक कीजिए और अगर गलत निकलता है तो उसके सामने आप क्रॉस का चिन्ह जो है कीजिए, ठीक है? और बाद में आपको है सारे नंबर अपने काउंट करने हैं कितने आपके करेक्ट हुए और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलंग का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए है प्लवंग, बी है परमंग, सी है पलंग और डी है पर्यंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पर्यंक। जो पलंग है, पलंग का तत्सम होता है पर्यंक, ठीक है? पर्यंक होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कवियत्री, बी है कवि, सी है कवित्री और डी है कवियत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। क्या होगा? कवित्री। यहाँ पर छोटी मात्रा लगेगी और वहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और डी है विदेशी। तो आपको जो ये शब्द दिया गया है ओठ, इसे बताना है कि ये कौन सा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है या देशज या विदेशज, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, तद्भव। जो ओठ है वो तद्भव शब्द है, ठीक है? ओठ का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कान, बी है दिन, सी है बहार और डी है जमुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका? बी, दिन। दिन यहाँ पर तत्सम शब्द है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको बता दें कि इसका टेस्ट हम लेके आ चुके हैं एक बार, ये हमारा सेकंड टेस्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है इसमें, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है? ईख का यहाँ पर जो है आपको तत्सम बताना है, ठीक है? ए ऑप्शन है इसका गन्ना, बी है ईख, सी है इच्छु और डी है इक्षु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इक्षु। ईख जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम होगा इक्षु, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, मैं कौन सा अलंकार है? अब इसमें आपको अलंकार बताना है, ठीक है? तो क्या ऑप्शन दिए गए हैं, श्लेष अलंकार, या बी है अनुप्रास अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है यमक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। देखिए इसमें पहले ये देखिए यमक अलंकार की क्या डेफिनेशन होती है। यमक अलंकार तब होता है जब कोई शब्द जो है एक से अधिक बार आए, ठीक है? कोई भी शब्द जो है वो एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों, ठीक है? दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग हों, या तीन बार आए और उसके अर्थ तीनों बार अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये बेर जो शब्द आया है, यहाँ पर आया है एक बार, यहाँ पर आया है, बेर दो बार आया है और बेर के दोनों बार जो है अर्थ अलग अलग हैं। जो पहले था यहाँ पर तीन बेर खाती थी, तो यहाँ पर जो बेर आया है उसका अर्थ है तीन बार से, यानी नहीं, तीन बेर, एक फल होता है बेर, बेरी का फल, तो उसे बेर कहते हैं। तो तीन बेर वो खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, ठीक है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर उल्टा हो गया, तीन बेर खाती थी, ठीक है? तीन बार यानी तीन टाइम खाती थी वो, और अब क्या है, तीन बेर खाती हैं, यानी तीन बेर, बेरी के फल जो है अब वो तीन बेर खाती हैं। तो यहाँ पर यही हुआ,
3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यानी पहले वो 3 टाइम खाती थी, लेकिन अब क्या है वो 3 बेर खाकर गुजारा कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संदेह, बी है भ्रांतिमान, सी है विभावना और डी है असंगति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान। इसमें क्या कहा गया है, जब पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए। देखिए, जब किसी को पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाता है तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, और लेकिन जब कोई डाउट की स्थिति होती है यानी संदेह की स्थिति, तो वहां पर संदेह होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए, तो पूरी तरीके से जो है वो भ्रमवश किसी वस्तु को मान बैठे, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है कि किंसुक सुमन जान कर भौरा। क्या है इसका एग्जाम्पल, किंसुक सुमन जान कर भौरा, झपटा सुख की लाल चोंच पर, और तोते ने निज चोंच चलाई, जामुन का फल उसे जानकर। तो यहाँ पर जो भौरा है उसने सुमन जाना यानी फूल समझा, और तोते की चोंच पर जो है वो झपट पड़ा, उसे भ्रम हुआ ना, भ्रमवश वो उस वस्तु को मान बैठा कि ये सुमन है, फूल है, और तोते ने भी जो है भ्रमवश उसे जामुन का फल उसे जानकर यानी उसे जामुन का फल समझा, और उसने भी उस पर जो है झपट्टा मारा। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रम हुआ, तो वहाँ पर जब भ्रम उन्हें पूरा हो गया और भ्रमवश वो जो है उस वस्तु को दूसरी वस्तु मान बैठे, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परदाता, परदादा, परपोता, पर नाना में उपसर्ग है। अब इसमें आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प, बी है प्र, सी है पर और डी है पर। सी में यहाँ पर रा जो है वो आधा है और डी में जो रा है वो पूरा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, पर। पर दादा, पर पोता, पर नाना में पर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाए, और प्रत्यय में क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आपको नाना एक शब्द बना, उसके आगे पर लगा दिया। दूसरे में यहाँ देखिए पोता एक शब्द होता है, उसके आगे पर लगा दिया, और यहाँ पर दादा एक शब्द होता है, उसके आगे पर लगा दिया, तो ये जो है पर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकोण, समकालीन और समकालिक में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है सम, बी है सम, इसमें माँ आधा है, और सी है शम और डी है शमद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हो जाएगा सम। ठीक है, जैसे परदादा में पर था उसी तरीके से समकोण, समकालीन और समकालिक में सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है अधो, बी है अध और सी है अध विसर्ग सहित और डी है अध। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अध विसर्ग वाला। ठीक है, अधोपतन में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपसर्ग, बी है प्रत्यय, सी है लिपि और डी है वाक्यांश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रत्यय। हमने अभी आपको बताया था कि जो शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय, और उपसर्ग जो है वो पहले लगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का आपको जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नीरधर, बी है अर्णव, सी है अवधि और डी है नीर निधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरधर। ठीक है, नीरधर यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उन्होंने देखा समुद्र का पर्यायवाची तो यहाँ पर तुरंत ऑप्शन में उन्होंने लगा दिया जो है, समझ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं,
तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बदनामी, बी है अकीर्ति, सी है अनादर और डी है अपकीर्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनादर। अपयश का ये पर्यायवाची नहीं है, अनादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाहन शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए है मेहमान, बी है पैर, सी है पत्थर और डी है पर्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 54 का हो जाएगा सी, पत्थर। ठीक है, पाहन शब्द का जो पर्यायवाची है वो है पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। अब यहाँ पर आपको जो है शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। ऑप्शन नंबर बी है, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं। सी है, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमका ही अपना मानता हूं। और ऑप्शन नंबर डी है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 55 यानी 55 यानी 55 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सी था उसमें क्या था, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का ही, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तुम का ही, इसलिए ये गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई शब्द यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट है वो डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, बी है, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, सी है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है और डी है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, वह अपना चश्मा भूल गया, बी है, पिताजी ने मुझसे कहा, सी है, तुम तो अपना काम करो और डी है, ये सच्चे इंसान हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है। तो सी यहाँ पर अशुद्ध वाक्य होगा, तुम तो अपना काम करो। ठीक है, वह देखिए ये जो ऑप्शन था वह अपना चश्मा भूल गया, ये करेक्ट है। बी था पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। और डी था ये सच्चे इंसान है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। अब आपको इसमें तालव्य व्यंजन बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है द, ट, ड, ढ, बी है चा, छा, जा, झा और सी है ता, था, द, ध, ता, था, द, ध और डी है मा, फा, जा, भा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 58 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है, 58 का बी, चा, छा, जा, झा यहाँ पर तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रा, बी है ला और सी है सा और डी है डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सा। जो सा वर्ण है वो घोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कृपा, बी है कृष्ण, सी है दृष्टि और डी है आज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आज। यहाँ पर ऋ स्वर नहीं है ये बताना था। तो देखिए कृपा में यहाँ पर ऋ है, कृष्ण में भी ऋ है और दृष्टि में भी यहाँ पर ऋ है।
लेकिन जो डी ऑप्शन है आज, इसमें रीरी नहीं है। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलकत अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यहां पर आपको रस बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वीर, बी है शांत, सी है हास्य और डी है वत्सल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका वत्सल। ठीक है, किलकत किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इस रस में जो है वत्सल रस है। ठीक है, अब देखिए जो इसमें रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो है रस के सभी जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव पता करने हैं। ठीक है, स्थायी भाव आप जो है याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्थायी भाव भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है काला, बी है कृष्ण, सी है असित और डी है श्यामल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी कृष्ण। शुक्ल का जो विपरीत होता है कृष्ण, यानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल का जो है कृष्ण यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान शब्द का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आगमन, बी है गमनागमन, सी है निगम और डी है निर्गम। इसका जो करेक्ट आंसर है 63 का वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आगमन, प्रस्थान का आगमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो वो कौन सा है आपको ये छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है आयात का निर्यात, बी है पाप पुण्य, सी है बुद्ध मुक्त और डी है नूतन सनातन। तो इसमें विलोम शब्द है, शब्द विलोम। ठीक है, शब्द है उसका विलोम है। तो इस युग में जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक अशुद्ध है, तो वो कौन सा है, तो वो है 64 का डी नूतन सनातन। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, पाप का पुण्य होता है, आयात निर्यात होता है, बुद्ध का मुक्त होता है, लेकिन नूतन का सनातन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भौरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए है अली, बी है अंत, सी है अनंता और डी है आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अली। अली के जो है पर्यायवाची होते हैं भौरा कोयल सखी। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए है अतिथि, बी है अच्युत, सी है अनुरूप और डी है अब्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अच्युत। कृष्ण विष्णु अविनाशी अच्युत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसी के अनेकार्थी ये हैं, कृष्ण है, विष्णु है और अविनाशी है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए है अब्ज, बी है अच्युत, सी है अनंता और डी है आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अब्ज। जो अब्ज शब्द है उसी के ये अनेकार्थी हैं, चंद्रमा शंख और कपूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मुँह दो बात। अब यहाँ पर मुहावरे आए हैं। ठीक है, एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक बातें करना, बी है बहुत कम बोलना, सी है अपनी बात से पलट जाना और डी है बात बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, एक मुँह दो बात, अपनी बात से पलट जाना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनोखा काम करना, बी है विपरीत काम करना, सी है काम निकालने के बाद सोचना
और डी है आराम से विचार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 69 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काम निकालने के बाद सोचना। ठीक है, पानी पीकर जात पूछना, यानी कि काम निकालने के बाद सोचना, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा होना इसका अर्थ क्या है? ठीक है, ये भी मुहावरा है, अंडे का शहजादा। ऑप्शन नंबर ए है कमजोर व्यक्ति, बी है चालाक व्यक्ति, सी है अनुभवी व्यक्ति और डी है अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति, इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास जो होता है उसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? त्रिशूल हो गया, ठीक है, त्रिशूल है, और दशानन है तो इसमें दो होते हैं, दस है आनंद जिसके, तो इसमें अर्थात भी निकलता है, तो बहुव्रीहि भी हो जाता है और द्विगु भी हो जाता है। ठीक है, और जैसे पंचवटी हो गया तो इसमें भी द्विगु है। तो जो भी संख्यावाची शब्द से स्टार्ट हो, पहला पद उसका संख्यावाची हो, तो वो जो है क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, 72 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, समूहवाची शब्द की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए लेखक गण, बी है पानी, सी है भय और डी है दान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर लेखक गण। देखिए समूहवाची शब्द आपको यहाँ पर बताना था कि ऐसा कौन सा शब्द है जिससे किसी समूह का बोध होता हो। ठीक है, तो लेखक गण, लेखक गण से समूह का बोध हो रहा है कि यहाँ पर लेखक, सारे लेखकों की बात हो रही है। ठीक है, पानी, पानी तो सिंगल है, यहाँ पर सिंगुलर सिंगुलर है। ठीक है, भय ये भी एक वचन ही बात है और दान ये भी एक ही वचन है। ठीक है, तो समूहवाची लेखक गण, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पैसे, बी है छाता, सी है गाय और डी है पुस्तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छाता, ये सभी का करेक्ट होगा। ठीक है, छाता यहाँ पर एक वचन है। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 11, बी है 13 और सी है 9 और डी है 33। तो यहाँ पर आपको रस की संख्या बतानी है कि कितने रस होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 9। रसों की संख्या होती है 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको गद्यांश से क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या है। मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े? आगे पढ़ते हैं। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। आगे देखते हैं। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची,
रेखा नहीं खींची गई, उससे जो है अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई, तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, आगे पढ़ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ठीक है, तो ये पैसेज था पूरा, और इसी से रिलेटेड आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें छांटने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। बी है, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। सी है, वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। और डी है, वह अंडा बनाना चाहता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। ठीक है, तभी तो बच्चे ने क्या कहा था, पहले कहा कीड़े, उसके बाद फिर उसने कहा अंडा, फिर कहा नीना अंडे कीड़े। ठीक है, इतने शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि एक बार में वो समझ गया था कि वो जो है लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई है। ठीक है, तो यहां पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, ऑप्शन नंबर ए है रंग चाहते हैं, बी है ऑप्शन नंबर तस्वीरें चाहते हैं, और सी है यहाँ पर कागज चाहते हैं, और डी हो जाएगा संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 77 का, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। बी है, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। सी है, यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। डी है, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। तो इसमें आपको मिश्रित वाक्य छांटना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण बी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दो वाक्यों को मिलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। खुशी से चमक उठा, यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गदगद हो गया, बी है खिल उठा, सी है खुशी हो गया यानी खुश हो गया, और डी है खुशी से फूला ना समाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका, खिल उठा। ठीक है, खिल उठा जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है खुशी से चमक उठा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्यों। वाक्य में कुछ शब्द है, ये जो कुछ दिया गया है ये क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्यों, देखिए कुछ था यानी कि ये अनिश्चयवाचक है, यहाँ पर कोई निश्चित बात पता नहीं चल रही है कि वो क्या पीना चाहता है। ठीक है, इसलिए जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे जो कि हमने टेस्ट को पूरा किया। अब आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए उसे आप जो है काउंट कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स शेयर कीजिए कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जेल वार्डन और फायरमैन के लिए कंटिन्यू हम हिंदी का टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम और भी जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके लिए भी टेस्ट लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना जो आपका जो स्कोर रहा है उसे शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।